नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कई सारे टर्म्स का इसमें डिस्कशन होगा, जैसे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, एनएससी, बीएससी, ओटीसीईआई, सेबी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। पार्ट 47 है ये पीजीटी कॉमर्स टॉपिक वाइज स्टडी का, और ये महत्वपूर्ण है सभी पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइनेंशियल और मार्केट। मार्केट का मतलब एक सिस्टम से होता है जो सिस्टम फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है सेल करने की, बाई करने की, और उसमें शामिल रहते हैं सेलर, बायर और प्रोडक्ट। ऐसे ही फाइनेंशियल का मतलब है फाइनेंस से रिलेटेड, और फाइनेंस का मतलब होता है मनी यानी कि वेल्थ। फाइनेंस में वो सारी चीजें आती हैं जिनको हम मनी के तौर पे जिनका लेन देन कर सकते हैं, इवन करेंसी भी। इसके अलावा शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्ट मनी के लेन देन को लेकर यूज होते हैं वो सब फाइनेंस के एरिया में आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब ऐसी मार्केट से हो गया है जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मतलब फाइनेंस से जुड़े हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन सबको ट्रेड किया जाता हो। फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट वेयर ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। ट्रेडेड मतलब जिनका सेल परचेज होता हो। अब इस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? फाइनेंस के एरिया में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का मतलब उन माध्यमों से होता है, उन टूल्स से होता है जिनके माध्यम से जो फंड के रेजर होते हैं, फंड रेज करने की जरूरत होती है जिनको, वो फंड रेज कर सकते हैं, और जिनको अपने फंड इन्वेस्ट करने हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि वो उनको कहीं इन्वेस्ट कर दें, तो उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन मौजूद रहते हैं कि वो कोई पॉलिसी खरीद सकते हैं, वो किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, वो कोई शेयर खरीद सकते हैं। इसी तरीके से जिन लोगों को फंड की जरूरत होती है वो इनके माध्यम से फंड ले सकते हैं, जैसे शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ऐसे जितने भी टूल, जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी आइटम्स होते हैं जिनके माध्यम से हम फाइनेंस का डायरेक्ट लेन देन करते हो उसको हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके की हो सकती हैं, दो हिस्सों में क्लासिफाई हो जाती हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। सबसे पहले देखते हैं मनी मार्केट क्या होती है। मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का वो हिस्सा है, वो सेक्शन है जिसमें वैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं जिनकी लिक्विडिटी हाई रहती है और जो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले होते हैं। शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी का मतलब यहाँ पे जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है, यानी कि उनमें जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उनको 1 साल से पहले उसका पैसा वापस मिल जाता है, और इन टूल्स के माध्यम से जो पैसा रेज करता है, बोरो करता है, लेता है, उसको 1 साल से पहले वो वापस करना होता है, महीने, 2 महीने, 10 दिन। हाई लिक्विडिटी रहती है इनमें। हाई लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कि जब हम किसी सिक्योरिटी को तुरंत बेच करके पैसा लेने की क्षमता रखते हैं कोई सिक्योरिटी अगर, तो उसको कहते हैं कि ये हाई लिक्विडिटी रखती है। लिक्विडिटी का मतलब ही उस फीचर से है किसी एसेट की से जो यह बताती हो कि इस एसेट को कितनी जल्दी, हाउ क्विकली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड एट ए मिनिमल रिस्क। दिस इज लिक्विडिटी। हम किसी एसेट को जितनी जल्दी बेच करके बिना किसी रिस्क से पैसा ले सकते हैं, कैश कलेक्ट कर सकते हैं, उस एसेट को उतना ही ज्यादा लिक्विड कहा जाता है। इन्वेस्टिंग इन मनी मार्केट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सेफ। मनी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सेफ रहता है इन कंपैरिजन टू कैपिटल मार्केट, क्योंकि इसके जो फिक्स्ड रहते हैं, एक तो वो जल्दी में इसके जो रिटर्न्स रहते हैं एक तो वो जल्दी रह जाते हैं, दूसरी बात वो नेचर में लगभग फिक्स्ड रहते हैं, उनमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहता है।
इंडिया में ये मार्केट रेगुलेट की जाती है आरबीआई के द्वारा और सेबी के द्वारा। दरअसल जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनका शेयर मार्केट के माध्यम से लेन देन होता है, ट्रेड हो सकता है, वो सेबी के अंडर आ जाते हैं, और जिनका लेन देन होता है बैंकों के माध्यम से, कमर्शियल बैंक्स के माध्यम से, वो आरबीआई के अंडर आ जाता है। इसलिए दोनों ही अलग अलग एरिया को मनी मार्केट के को रेगुलेट करते हैं। ये सिक्योरिटीज जो मनी मार्केट की सिक्योरिटीज होती हैं जिनको मनी मार्केट में ट्रेड किया जाता है, इनको हम नियर मनी भी कहते हैं। नियर मनी का मतलब हो गया कि ऐसी सिक्योरिटी जिनको बहुत जल्दी ही हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के, उनका पीरियड 1 साल तक लिमिटेड होता है, उससे कम ही रहता है। जनरली मनी मार्केट में सभी सिक्योरिटीज के लिए नहीं, लेकिन बहुत सारी सिक्योरिटीज ऐसी होती है मनी मार्केट की जिनका ट्रांजैक्शन केवल ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हो जाता है, और बाद में जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स रहते हैं या रिटन कम्युनिकेशन होता है उसको पूरा किया जाता है। ये एक फॉर्मल प्लेस कोई नहीं रखता है ट्रेडिंग के लिए, यानी कि जो मनी मार्केट है इसमें कोई फॉर्मल प्लेस नहीं होता है कि एक जगह पे कहीं ट्रेडिंग होगी। जैसे स्टॉक मार्केट के केस में होता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं वो फॉर्मल प्लेस होता है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखें कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आजकल, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का क्या था, ये सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा है, पहले ये क्लियर कर देते हैं। सेकेंडरी मार्केट जिसको अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इसके बाद मनी मार्केट पूरा करने के बाद। सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूट होता है जो किसी जगह पे रिलेटेड हो सकता है, जिसका हेडक्वार्टर एक जगह पे होता है, जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, तो एक जगह होगी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। तो जो मनी मार्केट है उसमें इस तरह से कोई फॉर्मल प्लेस नहीं है, लेकिन ये चीज याद रखें कि स्टॉक एक्सचेंज के केस में भी अब ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, तो इसलिए ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत होती है। अब मनी मार्केट के प्लेयर कौन कौन होते हैं, मतलब कौन इसमें लेन देन करते हैं, इसके फंड रेज कौन करते हैं, फंड इन्वेस्ट कौन करते हैं। तो इसके जो प्लेयर्स होते हैं उसमें सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, डिस्काउंट हाउसेज, एक्सेप्टेंस हाउसेज, ये सब इसके प्लेयर होते हैं। हालांकि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो इस मनी मार्केट के डोमिनेंट प्लेयर कहे जाते हैं, सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करते हैं। सेगमेंट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, अब भारत का जो मनी मार्केट है उसके सेगमेंट्स कौन कौन से हैं। इंडियन मनी मार्केट के 2 सेगमेंट हैं, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का मतलब ऐसी मनी मार्केट जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड नहीं है का मतलब ये है कि जिसके लिए कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का अरेंजमेंट नहीं होता है। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इंडिया में काफी पुरानी है, जो कि अभी भी जारी है, ये काफी प्राचीन समय से चालू है। इसमें शामिल रहते हैं इंडिजिनस बैंकर्स। इंडिजिनस यानी कि जो गांव देहात के या पुराने हिसाब से, इंडिजिनस का मतलब एक तरह से घरेलू भी होता है, देसी भी होता है। जो देसी बैंकर होते हैं ये वो बैंकर होते हैं कि जो मॉडर्न बैंक्स की तरह काम नहीं करते, बल्कि एक साहूकार, बनिए या महाजन के तौर पे काम करते थे। अभी भी ये चलन में है। मनी लेंडर्स, मनी बोरोवर्स सब इसमें शामिल हो जाते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो मनी मार्केट का हम प्रेजेंट जो सिनेरियो में जो देखते हैं मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का वह पार्ट है जो आरबीआई या सेबी के रेगुलेटरी एम्बिट में काम करते हैं, यानी कि नियमों के तहत काम करते हैं। गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट, कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये सब वो प्लेयर हैं जो ऑर्गेनाइज्ड इंडियन मनी मार्केट के प्लेयर हैं। अब है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, टूल या सिक्योरिटीज का ट्रेड होता है, लेन देन होता है, किन सिक्योरिटीज के माध्यम से लोग फंड रेज करते हैं या बोरो करते हैं। ट्रेजरी बिल्स इशूड होते हैं आरबीआई रिजर्व बैंक के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, यानी कि जब भारत सरकार को फंड्स की जरूरत होती है तो वो आरबीआई के माध्यम से इशू कराता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है
कि ट्रेजरी बिल को हम जीरो कूपन बॉन्ड बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों सिनोनिम है, ये दोनों, जैसे इसका मतलब समझना पड़ेगा। देखो, जीरो कूपन बॉन्ड में बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से लोन लिया जा सकता है, और कूपन का मतलब होता है कि जब बॉन्ड या किसी डेट इंस्ट्रूमेंट या किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स दे रखा हो। जैसे जब हम बोलते हैं कि 10% डिवेंचर या 10% बॉन्ड, 10% डिवेंचर या 10% बॉन्ड, तो इसका मतलब ये 10% कूपन रेट है। कूपन रेट मतलब इस पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 10% दिया जाएगा। अब जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब हो गया ऐसे बॉन्ड जिन पे ये जो रेट है ये जीरो हो। कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई दिया ही नहीं हो। ऐसे बॉन्ड या डेट रेज करने के ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा हो उनको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। अब क्योंकि जो ट्रेजरी बिल होते हैं इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, इसलिए इनको भी हम जीरो कूपन बॉन्ड बोल सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी जीरो कूपन बॉन्ड हो सकते हैं। अब ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड बोल सकते हैं, इसका मतलब तो हमें पता चला जीरो कूपन बॉन्ड के मीनिंग से, क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिन पे कूपन रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो होता है। जीरो होता है मतलब कोई इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया होता है। अब एक माइंड आएगा, सवाल आएगा मन में कि भाई तब कोई इन्वेस्टर क्यों इनमें पैसा इन्वेस्ट करता है? उसका कारण ये होता है कि जैसे ट्रेजरी बिल जब सरकार इशू करती है तो इसकी जो कीमत होती है उससे कम पे इशू किया जाता है, जिसको कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। जैसे मान लो कि कोई 1 लाख का इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाए और कुछ कितने भी पीरियड के लिए, मान लो 1 लाख का इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाए 90,000 में, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 लाख का इंस्ट्रूमेंट है और ये 90,000 में इशू किया जा रहा है कि जिसको पैसा इन्वेस्ट करना है आज वो 90,000 इन्वेस्ट कर दे और जब इसका पीरियड खत्म हो जाएगा तो वापसी पे उसको 1 लाख मिल जाएंगे, जो फेस वैल्यू वो मिल जाएगी। ये जो डिफरेंस है 10,000, मतलब जितने कम में इशू किया जा रहा है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट ही इंटरेस्ट होती है या इनकम होती है इन्वेस्टर के लिए इसके केस में। तो इसका ये कारण है कि इनको जीरो कूपन बॉन्ड बोल सकते हैं। ये इशू किए जाते हैं ट्रेजरी बिल 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए या 364 डेज के लिए। ये जनरल इनका पीरियड होता है और ये जो पीरियड है ये मैंने लिया है DFHI की वेबसाइट से। इशूड एट ए डिस्काउंट देन द फेस वैल्यू आर रिडीम्ड एट पार। ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं फेस वैल्यू से और रिडीम एट पार पे होते हैं, तो इसका डिस्कस अभी हमने किया ही था। डिफरेंस जो होता है वो इंटरेस्ट हो जाता है, इनकम हो जाता है इन्वेस्टर के लिए। नेक्स्ट है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर भी एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, मतलब मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। देखिए, प्रोमिसरी नोट का मतलब ऐसे नोट से होता है जिसमें फंड मांगता है, जो जिसको फंड उधार लेना है वो प्रॉमिस करता है एक नोट के माध्यम से कि मैं इतना फंड रेज कर रहा हूं और इतने समय के बाद या इस कंडीशन के साथ मैं इसका पैसा वापस कर दूंगा, जो भी टर्म हो। प्रोमिसरी नोट हो गया। अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट का मतलब यहाँ पे ये है कि इस प्रोमिसरी नोट के माध्यम से जब फंड लिया जाता है उधार किसी से, आम पब्लिक से, किसी कंपनी के द्वारा या किसी एक कंपनी से किसी दूसरी कंपनी के द्वारा, तो वो उसके लिए कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराता है, मतलब किसी एसेट को गिरवी नहीं रखता है। तो इस कारण से ये अनसिक्योर्ड रहता है, क्योंकि इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी सिक्योरिटी। जब कोई डेट किसी सिक्योरिटी के माध्यम से सिक्योर्ड नहीं हो तो ऐसे डेट को हम अनसिक्योर्ड डेट बोलते हैं। तो जो कमर्शियल पेपर होते हैं ये अनसिक्योर्ड होते हैं। अब चूंकि ये अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब कोई एसेट इनके पीछे गिरवी नहीं रखी जाती है, तो इसका मतलब ये है कि कोई सामान्य कंपनी इनको इशू नहीं कर सकती है। ये ऐसी कंपनीज के द्वारा ही इशू किए जाते हैं जो काफी बड़े साइज की होती हैं और जिनकी इमेज, गुडविल, क्रेडिबिलिटी काफी अच्छी होती है। अगर नॉर्मल कोई कंपनी इशू करेगी जिसकी इमेज अच्छी नहीं है तो ये अनसिक्योर्ड नोट उसका कोई नहीं खरीदने वाला है। तो इसलिए ऐसी कॉरपोरेशन जब उनको
शॉर्ट टर्म लोन चाहिए क्विक, काफी जल्दी, उस समय पे ये कॉमर्शियल पेपर्स उनके द्वारा यूज किए जाते हैं। इसमें जो लार्ज कंपनीज होती हैं वो पैसा इसके माध्यम से लेती हैं, रेज करती हैं। ये फंड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए हो सकती है, सीजनल रिक्वायरमेंट्स के लिए हो सकती है, या एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू या अन्य सिक्योरिटीज के इशू के जो खर्चे होते हैं उनको मीट करने के लिए लिया जा सकता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 दिन से लेकर 1 लाख तक 1 साल तक होता है। ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं और एट पार पे रिडीम होते हैं। हाईली लिक्विड होते हैं और इजीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मनी मार्केट में इनको आसानी से खरीदा बेचा जा सकता है। कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल बिल को हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, और जो इसको इशू करता है उसके लिए ये बिल्स रिसीवेबल, और जिसके ऊपर इशू किया जाता है उसके लिए बिल्स पेबल होता है। इसको ट्रेड बिल के नाम से भी जाना जाता है, और इनको बैंक से डिस्काउंट भी कराया जा सकता है जरूरत पड़ने पे। दरअसल ये जो बिजनेसमैन होते हैं आपस में वो यूज करते हैं कि जो बिजनेसमैन सेलर होता है वो दूसरे बिजनेसमैन को, जो बायर होता है, जब उधार सामान बेचता है तो ये चाहता है कि भाई मेरे को कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए कि मैं इसको उधार भी बेच दूं और मेरी खुद की जो फाइनेंशियल नीड है वो भी तुरंत पूरी हो जाए। तो उसका एक तरीका होता है कि ये इस पे बिल राइट करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, जो खरीदार है, जो बायर है, ये इस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा। जब एक्सेप्ट कर लेगा तो ये जो बिल है ये बिल कहलाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, और बायर के लिए ये बिल्स पेबल होगा और सेलर के लिए बिल रिसीवेबल होगा। ये निश्चित पीरियड का होता है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, हालांकि कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है, 1 महीने का भी हो सकता है। ये जरूरत के हिसाब से, इनकी अपनी, इस पे कोई लीगल वो नहीं है फाउंडेशन के कितने समय का, वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो भी दोनों की सहमति होगी, सेलर की और बायर की। तो जो सेलर इस पे जब बिल लिखता है तो सेलर के लिए वो बिल रिसीवेबल हो जाता है, क्योंकि सेलर को वो बिल का पैसा मिलेगा जितने पीरियड के लिए बिल बनाया गया है उतने पीरियड के पश्चात। हालांकि इसमें एक फैसिलिटी रहती है कि जब एक बार इसको बिल मिल गया तो ये जो बायर है ये तो पैसा तभी देगा जब पीरियड पूरा हो जाएगा, लेकिन सेलर के पास ऑप्शन रहता है, वो चाहे तो इसको आगे फर्दर किसी के साथ पेमेंट में यूज कर सकता है, और चाहे तो बैंक में जमा करके इससे कैश करा सकता है। बैंक में जब जमा करके कैश कराता है तो बैंक अपना कुछ पैसा काट लेता है, जिसको डिस्काउंट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को जब हम बैंक में डिस्काउंट करा लें इसको तो डिस्काउंटिंग कहते हैं। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब इसको किसी को भी पेमेंट में यूज किया जा सकता है, आगे दिया जा सकता है, और सेल्फ लिक्विडेटिंग रहता है, यानी कि अपने आप में इसमें लिक्विडिटी रहती है, क्योंकि इसको पेमेंट में हम कभी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉल मनी। कॉल मनी जनरली जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं ये उनके बीच का मसला होता है, वो अपने एक कॉमर्शियल बैंक दूसरे कॉमर्शियल बैंक के लिए वेरी शॉर्ट टर्म कैश की डिमांड रखता है, और इसकी जरूरत होती है टू मेंटेन लिक्विडिटी रेशियोज, जो CRR या SLR रेशियोज होते हैं कॉमर्शियल बैंक के पास। तो अचानक उनको लगेगा कि इस जो रेशियो है वो नीचे जा रहा है, तो तुरंत ये किसी दूसरे बैंक से जिसके पास रेशियो से ऊपर नकदी होती है उससे तुरंत ये मांग सकता है ये पैसा। ये ओवरनाइट फोन कॉल पे भी ये प्राप्त किया जा सकता है। ये इंटरबैंक ट्रांजैक्शन की कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, इट इज पेबल ऑन डिमांड। ये ऑन डिमांड पेबल होता है, जैसे ही जरूरत पूरी होगी ये वापस मांगा जा सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल मनी, कॉल मनी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है उसको कॉल रेट कहते हैं, और इसका पीरियड 1 से 14 दिन तक का होता है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक सर्टिफिकेट होता है किसी संस्था के द्वारा कि मेरे यहाँ आपका इतना फंड डिपॉजिट है। ये इशू किया जाता है कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा RBI की गाइडलाइंस के तहत। ये एक प्रोमिसरी नोट की तरह होता है जिसको डीमेट फॉर्म माध्यम से भी इशू किया जा सकता है। डीमेट का मतलब होता है डीमेटरलाइज्ड फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली भी इसको इशू किया जा सकता है। मैच्योरिटीज की 7 दिन से लेकर 1 साल तक की हो सकती है। जब ये इशू किया जाता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है तो वो 1 से 3 साल तक का हो सकता है। बैंक्स के द्वारा इशू होता है तो 7 दिन से लेकर 1 साल तक का, लेकिन बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अदर देन बैंक, उनके द्वारा जब इशू होता है तो इसका पीरियड 1 से और 3 साल तक का भी हो सकता है। ये इशू किया जाता है डिस्काउंट पे, और ये इशू किया जाता है 1 लाख रुपए के मल्टीपल्स में। ये इजीली ट्रांसफरेबल और हाईली लिक्विड होता है, जब चाहे इसको कैश में कन्वर्ट कराया जा सकता है। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का वो हिस्सा है
जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जनरली उनको माना जाता है जिनका पीरियड 1 साल से ज्यादा रहता है, उनको खरीदा और बेचा जाता है। इसमें ज्यादातर इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज रहती हैं। इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज यानी कि या तो इक्विटी शेयर से रिलेटेड या उन पे बेस्ड सिक्योरिटीज हो सकती हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह। प्राइमरी मार्केट, अब कैपिटल मार्केट दो हिस्सों में बटा रहता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट उस मार्केट को कहते हैं, दरअसल फिर से ध्यान रखें, ऐसे आपको सबको पता ही होगा लेकिन फिर भी एक क्लियर कर देते हैं फिर से। मार्केट का मतलब किसी जगह से, फिजिकल एरिया से नहीं होता है, वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है काफी पुराना, जिसमें हम मार्केट किसी जगह को मानते हैं। मार्केट का मतलब उस अरेंजमेंट से होता है, उस फैसिलिटी से होता है जिसमें सेलर, बायर और प्रोडक्ट या सर्विस शामिल रहते हैं। और ये एक मार्केट जो होता है, ये एक फैसिलिटी होता है जिसमें हम सेल परचेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स्ड प्लेस हो, फिक्स प्लेस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑनलाइन भी खरीद बेच कर सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट दो हिस्सों में बढ़ जाता है, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इस कैपिटल मार्केट का वो हिस्सा है जब फ्रेश सिक्योरिटी इशू की जाती है, यानी कि फर्स्ट टाइम जब इशू की जाती है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। इसको न्यू इशू मार्केट भी बोला जाता है क्योंकि इसमें नए इश्यूज आते हैं, मतलब फ्रेश इश्यूज आते हैं शेयर का या डिबेंचर का। ये मार्केट एनेबल करता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है कोई कंपनी पहली बार शेयर इशू कर रही हो, और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग का मतलब है उसके बाद फर्दर पब्लिक ऑफरिंग हो रही हो। अब मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन या इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जब कोई कंपनी शेयर या डिबेंचर इशू करती है या कोई सिक्योरिटी, तो उसको फ्लोटेशन यानी कि फ्लोट करना भी कहते हैं। तो फ्लोटेशन या इशू करने के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं? इनमें से जो नॉर्मल जनरल मेथड्स हैं उनमें पब्लिक इशू जो मेथड है, इसमें सिक्योरिटी इशू की जाती है प्रोस्पेक्टस के माध्यम से, आम पब्लिक को आमंत्रित किया जाता है, कोई भी व्यक्ति शेयर खरीद सकता है। ऑफर फॉर सेल भी एक तरीका है सिक्योरिटीज को इशू करने का। इसमें सिक्योरिटी ऑफर की जाती है किसी इंटरमीडियरी को या ब्रोकर को। एक कंपनी किसी इंटरमीडियरी या ब्रोकर को ऑफर देती है कि आप हमारी सिक्योरिटीज को पब्लिक को बेच सकते हो। ये ऑफर होता है उनके लिए, उनको कमीशन मिलता है इस काम के लिए। ऐसा करने से कंपनी अपने जो पूरा प्रोसेस है इशू का उसको इन लोगों को सौंप देती है, जिससे उसके पास समय बच जाता है। प्राइवेट प्लेसमेंट वो मेथड है सिक्योरिटी इशू करने का जिसमें सिक्योरिटी सेल कर दी जाती है डायरेक्टली कुछ आइडेंटिफाइड पर्संस को या इंस्टीट्यूशंस को। आम पब्लिक के पास सिक्योरिटी लेकर के कंपनी नहीं जाती है, केवल कुछ पर्संस को जो पहले से आइडेंटिफाइड होते हैं या इंस्टीट्यूशन, उनको डायरेक्ट शेयर बेच दिए जाते हैं। राइट इशू सिक्योरिटी के इशू करने का एक तरीका है जिसके तहत जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं, उनके राइट के अकॉर्डिंग उनको शेयर दिया जाता है। मतलब उनका राइट होता है, फर्स्ट राइट बनता है सिक्योरिटीज पे। जब कोई कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है तो पहले इन शेयर होल्डर से पूछती है कि भाई आप शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है, अगर ये इंटरेस्टेड है तो वो शेयर इन्हीं को बेचे जाते हैं आनुपातिक तौर पे। तो ऐसे इशू को राइट इशू कहते हैं। नेक्स्ट है ईआईपीओ, जब इनिशियल पब्लिक ऑफर को इंटरनेट के माध्यम से रखा जाता हो पब्लिक को, इंटरनेट के माध्यम से, तो उसको कहते हैं ईआईपीओ। अब देखते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट कैपिटल मार्केट का वो हिस्सा है जिसमें सिक्योरिटीज को, जो सिक्योरिटीज पहले से इशू हो चुकी हैं प्राइमरी मार्केट के माध्यम से, लोगों को मिल चुकी हैं, उन सिक्योरिटीज को जब लोग आपस में खरीद बेच करते हैं, तो जब वो खरीद बेच करते हैं तो उस सिस्टम को, उस अरेंजमेंट को हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, आफ्टर मार्केट, सेकंड हैंड मार्केट भी बोल सकते हैं। अब सिक्योरिटी मार्केट का एक मेजर इंस्टीट्यूशन होता है स्टॉक एक्सचेंज। दरअसल सेकेंडरी मार्केट तो पूरे एरिया को कवर करती है, जैसे भारत की शेयर मार्केट, तो वो भारत की पूरे इंडिया की सेकेंडरी मार्केट है जिसमें सिक्योरिटीज को, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जा सकता हो। लेकिन किसी भी शेयर मार्केट में एक प्लेटफॉर्म होता है, एक इंस्टीट्यूशन होती है जो ऑर्गेनाइज्ड रूप में सेल परचेज को संभव बनाती है, और उस इंस्टीट्यूट को कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। एक ही सेकेंडरी मार्केट में या एक ही शेयर मार्केट में कई स्टॉक एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे भारत का शेयर मार्केट यानी कि भारत की सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट का हिस्सा, उसमें इंडिया में एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं।
कुछ समय पहले बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज 24 से ऊपर स्टॉक एक्सचेंज काम करते थे, लेकिन करंट में क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है इसलिए धीरे धीरे बाकियों का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म होता गया, और जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज आज की डेट में वो NSE और BSE हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म ट्रेड ऑफ सिक्योरिटीज, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद बेच करने का ये मौका प्रोवाइड कराती है। स्टॉक एक्सचेंज अलाउ करते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं किसी कंपनी के शेयर। रेगुलेटेड और लेजिटिमेट स्पेस प्रोवाइड कराता है। देयर आर 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। भारत में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE और BSE। अब है फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए एक चीज जान लें कि जब हम ये डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी मार्केट के फंक्शन क्या है, तो हम जानते हैं कि सेकेंडरी मार्केट अपने आप में कोई संस्था तो है ही नहीं, ये तो एक विचार है। ये वो विचार है, ये वो सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं कि शेयर मार्केट इंडिया में कहीं भी बेचे खरीदे जाएं, शेयर बाजार पूरे इंडिया में शेयर या बाकी जो सिक्योरिटीज है वो कहीं भी खरीदे बेचे जाते हैं, तो उस सिस्टम को हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। भारत का शेयर मार्केट एक सेकेंडरी मार्केट है, अमेरिका का शेयर मार्केट, वर्ल्ड का शेयर मार्केट, तो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम। ये एक एरिया से जुड़ा होता है, बड़े एरिया से, लार्जर एरिया से। लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज है ये एक संस्था होती है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है, और क्योंकि किसी भी शेयर मार्केट में ये अनुमति नहीं है आज की डेट में कि कोई लोग शेयर्स को या शेयर जैसे जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको फ्रीली आपस में खरीद बेच कर सकते हो, तो इसलिए कुछ संस्थाएं बनी हुई हैं जिनके माध्यम से हम लेन देन कर सकते हैं। जो संस्थाएं बनी हुई हैं उनको हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऑलरेडी किसी सेकेंडरी मार्केट के तहत आते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछेगा सेकेंडरी मार्केट का फंक्शन क्या है, जो सेकेंडरी मार्केट का फंक्शन है, तो सेकेंडरी मार्केट इस फंक्शन को किसके माध्यम से करती है? स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। तो स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन ही सेकेंडरी मार्केट के भी फंक्शन है। तो क्या फंक्शन है इनके? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है कि वो फैसिलिटी, वो एबिलिटी या वो फीचर जिसके आधार पे हम किसी सिक्योरिटी को जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो बिना किसी रिस्क के या न्यूनतम रिस्क के। हम किसी एसेट को या किसी सिक्योरिटी को जितनी जल्दी और जितने कम रिस्क के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उसको उतना ज्यादा लिक्विड बोला जाएगा। तो ये शेयर्स को लिक्विडिटी देता है, क्योंकि अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता तो लोगों के पास एक बार कंपनी से शेयर खरीद लेते, दोबारा वो उसको बेचना आसान नहीं होता, लेकिन इस मार्केट की वजह से आसान हो गया, इसलिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज की प्राइसिंग भी इनके माध्यम से होती है। जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती हैं वो कभी भी अपने मूल जो प्राइस होता है जिस पे वो फर्स्ट टाइम इशू की गई थी उस पे नहीं रहती हैं, ठीक उस दिन भी नहीं रहती हैं। जैसे कंपनी ने इशू की है, मान लो पहली बार शेयर 100 रुपए में, तो नेचुरली वो 100 रुपए का नहीं रहेगा, वो या तो ज्यादा का रहेगा या कम का रहेगा। अगर कंपनी की कंडीशन अच्छी है तो वो अपने इशू प्राइस से हमेशा ऊपर ही रहता है, और अगर कंपनी के काफी बुरे दिन आ जाए, खराब कंडीशन हो जाए, तब वो उस अपने फेस वैल्यू से नीचे भी आ सकता है। तो ये जो प्राइस तय होता है इसको मार्केट प्राइस कहते हैं, और ये मार्केट प्राइस तय होता है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। जिन शेयर्स की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है उनके शेयर की कीमत बढ़ जाती है, जिन कंपनीज के शेयर्स की डिमांड गिर जाती है उनकी कीमत भी गिर जाती है। तो ये टोटली जो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है बाजार का, मार्केट का, कि डिमांड और सप्लाई फोर्सेस, उन्हीं के माध्यम से प्राइस तय होता है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही शेयर को खरीदा बेचा जा सकता है। इसके पीछे पर्पज यही रहता है कि ट्रांजैक्शन की सेफ्टी बनी रहे, क्योंकि एक सिस्टम के थ्रू हम खरीद बेच रहे हैं, धोखाधड़ी की गुंजाइश कम हो जाती है। हेल्पिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को मदद करता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटी देता है लोगों को, वो शेयर खरीद बेच कर सकते हैं, तो इसके माध्यम से शेयर खरीद बेच बढ़ती है तो लोगों का रुझान बढ़ता है इन्वेस्टमेंट के प्रति। इस तरह से इनके माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनीज के पास पहुंचता है कैपिटल के तौर पर, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, इक्विटी कल्ट का मतलब होता है कि जो इक्विटी के धारक हैं यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनके समूह में वृद्धि होती है। तो जब लोग ज्यादा शेयर खरीदेंगे तो नेचुरली इक्विटी कल्ट बढ़ेगा। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, ये स्पेकुलेशन के लिए स्कोप प्रोवाइड कराता है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि इस आशा में कि मार्केट में कुछ प्राइस बढ़ जाएगा, हम शेयर आज खरीद लें कि जब बढ़ जाएगा बेच देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। इस सोच को ही स्पेकुलेशन कहा जाता है। तो स्पेकुलेशन
क्योंकि किसी भी बिजनेस का मुख्य हिस्सा होती है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन ही वो चीज़ है जो किसी ट्रेडर को ये बल देती है कि वो शेयर्स को खरीद ले या बेच दे। वो खरीद भी सकता है स्पेकुलेशन के हिसाब से, वो बेच भी सकता है। जब किसी को स्पेकुलेशन एक अनुमान की तरह होता है, जब किसी को ये अनुमान होता है कि उसको लग रहा है कि शेयरों के प्राइस बढ़ जाएंगे तो वो आज खरीद लेता है कि जब बढ़ेंगे तब बेच दूंगा। यदि अगर किसी को लगता है कि शेयरों के प्राइस घट जाएंगे तो वो आज बेच देता है शेयर, जब घट जाता है प्राइस तब खरीद के उसको पूरा कर देता है। तो दोनों तरफ चलता है स्पेकुलेशन। अब भारत के जो शेयर मार्केट है उसमें दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई और एनएसई। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश किया गया था इस नाम से, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, और 1875 में इसको स्थापित किया गया था मुंबई में। ये भारत का पहला ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज था और इसको एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इस्टेब्लिश किया गया था मुंबई में 1992 में और इसने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 1994 में। एनएससी काफ़ी मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है और ये किसी प्लेस के साथ जुड़ा नहीं है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में था, बॉम्बे में था, हालांकि इसका भी हेड ऑफिस मुंबई में ही है, एनएससी का भी, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग जब इसकी हुई थी तो इसकी स्टार्टिंग ही इस पर्पज से हुई थी कि ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी पूरे इंडिया लेवल पे, इसको किसी जगह से नहीं बांधा गया था। सबसे पहली बार स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग 1994 में इसमें शुरू हुई और डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन द फॉर्म्स ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स और इंटरनेट ट्रेडिंग 2000 में शुरू हुई थी। इस तरह का ये पहला स्टॉक एक्सचेंज था इंडिया में। नाउ ओटीसीईआई, देखिए ओटीसीईआई हालांकि अब है नहीं, ये बंद हो चुका है, लेकिन इससे रिलेटेड कई दफा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे रखी है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट हुआ था 1990 में और इसका मकसद था सहायता करना एंटरप्राइजिंग प्रोमोटर्स की, ताकि वो रेज कर सके फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए और एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, और इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया जा सके एक ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रेडिंग। इसका जो मॉडल था वो बेस्ड था नास्डाक पे। नास्डाक यूएस से अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। हालांकि बाद में क्या हुआ, सेबी के कुछ गाइडलाइंस आए कि कोई भी एक्सचेंज जो फेल हो जाएगा एनुअल ट्रेडिंग टर्नओवर 1000 करोड़ तक पूरा करने में, यानी कि इतना नहीं कर पाएगा 1000 करोड़ का टर्नओवर, तो उसको बंद करना पड़ेगा अपना कार्य, उसको वॉलेंटरी सरेंडर करना होगा और उसको एग्जिट करना होगा मार्केट से। और यही कारण था कि ओटीसीआई अप्रैल 2015 में मार्केट से एग्जिट कर गया और इसका जो कारोबार था वो बंद हुआ। अब बारी है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो भारत के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि भारत के बीएसई या एनएसई में जो स्टॉक एक्सचेंज का प्रोसीजर है वो क्या है। हर एक देश में ये प्रोसीजर थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। हमारे यहाँ जो प्रोसीजर है और जो आज की डेट में प्रोसीजर है उसकी हम बात करेंगे। पहले ऑफलाइन भी सेल परचेज होता था, लेकिन अब केवल ऑनलाइन होता है। पहले जब ऑफलाइन होता था तो डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है तो हर ट्रेडर को डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। तो उसी संदर्भ में जो नया सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। अगर किसी को ट्रेडिंग करना है स्टॉक एक्सचेंज में या भारत के शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसको ब्रोकर का चुनाव करना होगा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज केवल सेबी के जो रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं उन्हीं के माध्यम से की जा सकती है, जो सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं और मेंबर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। अब स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर कहो या इनको स्टॉक एक्सचेंज के एजेंट की भांति ये कार्य करते हैं, इनको हम ब्रोकर कहते हैं। हमको ब्रोकर का चयन करना होगा। ब्रोकर एक पर्सन भी हो सकता है, एक कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है। हमें ब्रोकर ढूंढना होगा। ब्रोकर के माध्यम से ही हम सेल और परचेज कर सकते हैं शेयर्स में। इसके बाद जब हम ब्रोकर ढूंढ लेंगे तो ब्रोकर हमसे कहेगा कि ठीक है आप सेल परचेज तो कर दोगे, लेकिन आपके पास एक अकाउंट खुलवाना होगा, डीमैट अकाउंट, क्योंकि अब ऑफलाइन शेयर खरीदे बेचे नहीं जाते हैं, आपको फिजिकल शेयर नहीं मिलेंगे। जब आप शेयर खरीदोगे तो आपका जो अकाउंट डीमैट अकाउंट होगा उसमें वो शेयर ट्रांसफर होंगे।
और जब आप बेचना चाहोगे तो इसी अकाउंट में से आपके वो चले जाएंगे, ट्रांसफर होकर के और बिक जाएंगे। तो इसलिए ये जो अकाउंट खोलना पड़ेगा इसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का पर्पज ये था कि पहले जब ऑफलाइन होता था ट्रेडिंग तो उस टाइम पे सिक्योरिटी मिल जाती थी, कोई आदमी सिक्योरिटी लेकर जा सकता था। लेकिन बाद में जब कहा कि भाई ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी तो अकाउंट खुलवाया डीमैट अकाउंट। डीमैट जो वर्ड अकाउंट यूज हुआ ये यहाँ से हुआ कि जो सिक्योरिटीज लोगों के पास उनके होल्डिंग में थी, ऑफलाइन सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, उनको कन्वर्ट किया जाना था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमैट अकाउंट में जमा करना था। तो इसको बोला गया डीमेटलाइजेशन। डीमेटलाइजेशन यानी कि जो मैटर था हमारे पास मौजूद, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी थी, उनको इलेक्ट्रॉनिक उसमें ट्रांसफर करना था मोड में। इस टर्म को बोला गया डीमेटलाइजेशन और इसलिए इसके लिए जो अकाउंट खोला गया उसको डीमैट अकाउंट बोला गया। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें इंडियन सिटीजन को मस्ट ओपन करना होता है, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के यहाँ। अब ये कहाँ ओपन करना होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के यहाँ। जैसे अगर हमको बैंक अकाउंट खुलवाना है तो हमको कहाँ खुलवाना होता है? वो किसी बैंक के यहाँ। ठीक वैसे ही अगर हम डिपॉजिटरी अकाउंट खोलना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो हमको किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से मिलना होगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो मेंबर होते हैं किसी डिपॉजिटरी के, और डिपॉजिटरी वो फाइनल अथॉरिटी होती है, वो फाइनल संस्था होती है जिसके यहाँ जो सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर्स होते हैं, वो फिजिकल रूप में मौजूद होते हैं इनके यहाँ, और ये उनको अपने पास जमा रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, और इनके बेस पे ये डीमैट अकाउंट खोलते हैं लोगों के। क्योंकि लेकिन ये जो डिपॉजिटरी होते हैं ये डायरेक्ट लोगों से, इन्वेस्टर से जुड़े नहीं रहते हैं। तो इन्होंने इन्वेस्टर से जुड़ने के लिए अपने मेंबर बना रखा है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इनके मेंबर होते हैं डिपॉजिटरीज के। हमको जब अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा तो हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएंगे और डीपी के पास अपने पेपर जमा करेंगे। डीपी हमारे पेपर जमा करके इन्फॉर्म कर देता है डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी हमारे नाम से अकाउंट खोल देता है और हमारा हमेशा जो ट्रांजैक्शन होता है वो डीपी के साथ ही होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से होता है। सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी डिपॉजिटरी में रखा जा सकता है, और इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं आज की डेट में, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। NSDL जो है ये NSE के लिए काम करता है। NSE से अगर हम सेल परचेज करेंगे शेयर्स की तो डिपॉजिटरी हमारी NSDL होगी, और अगर BSE के माध्यम से करेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, तो CDSL डिपॉजिटरी काम करती है। अब यहाँ पे इस प्रोसेस में थोड़ा सा खाली मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, एक अब तक हमने पढ़ा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जो पूरे इंडिया में अपने मेंबर्स रखता है जिनको हम ब्रोकर के नाम से जानते हैं। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग को पॉसिबल बनाता है। जिन कंपनीज को अपने शेयर खरीद बेच करने हैं उनको अपने शेयर लिस्ट कराने होते हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज पे। अब आते हैं डिपॉजिटरी पे। डिपॉजिटरी एक संस्था है, जिस कंपनी को अपने शेयर इशू करने होते हैं वो उतने शेयर जमा कराती है डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी हर शेयर को एक यूनिक नंबर दे देता है, और अब जिस किसी इन्वेस्टर को शेयर में ट्रेडिंग करनी है तो वो इन्वेस्टर, जिस इन्वेस्टर को ट्रेडिंग करनी है, वो जाता है सबसे पहले ब्रोकर के पास। ब्रोकर कहेगा कि ठीक है, मैं मेंबर हूं स्टॉक एक्सचेंज का, NSE का, BSE का, तो उसके माध्यम से आपका ट्रेड सौदा मैं करा दूंगा, लेकिन आपको अपने शेयर रखने के लिए एक अकाउंट खुलवाना होगा जो कि डिपॉजिटरी के पास रहेगा। तो ये डिपॉजिटरी के पास कैसे जाएगा? ये डिपॉजिटरी के पास जाएगा जो जैसे स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर तो हुआ कौन? ब्रोकर। ऐसे ही जो डिपॉजिटरी होते हैं इनका मेंबर होता है, उसको बोलते हैं DP, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो हम ब्रोकर के कहने पे हम जाएंगे किसके? DP के पास। इन्वेस्टर यानी कि अब पहले ब्रोकर के पास गया, ब्रोकर ने कहा डीमैट अकाउंट खुलवाओ, तो इन्वेस्टर DP के पास गया। DP मेंबर होता है डिपॉजिटरी का। हमने DP को पेपर जमा कराए, DP ने वो पेपर जमा करा दिए डिपॉजिटरी के पास, और इस तरह से हमारा अकाउंट खुल गया, डिपॉजिटरी अकाउंट। अब इन प्रैक्टिस होता क्या है कि हम सेल परचेज के लिए ब्रोकर को कहेंगे, ब्रोकर हमारा ऑर्डर यहाँ लगाएगा। स्क्रीन जो ट्रेडिंग होती है वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होती है, लेकिन जब सेल परचेज हो जाती है शेयर्स की, तो क्योंकि हमारे अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होना है, तो यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां से इन्फॉर्मेशन जाती है डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी के पास हर इन्वेस्टर का डीमैट अकाउंट का डेटा मौजूद होता है, तो उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से जो इन्वेस्टर के अकाउंट में शेयर आ जाते हैं,
और इसकी जानकारी फिर डीपी के माध्यम से मिलती है, किसको, इन्वेस्टर को मिलती है कि आपके अकाउंट में इतने शेयर ट्रांसफर हो चुके हैं। तो एक इन्वेस्टर को डीपी से और ब्रोकर से दोनों से जुड़ना होता है। अब इन प्रैक्टिस क्या होता है एक्चुअल में कि जो संस्थाएं ब्रोकर होती हैं स्टॉक एक्सचेंज की, वही डीपी भी होती हैं ज्यादातर केस में। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा होता है। इसलिए जब हम लोग जाते हैं तो हमारा काम एक ही जगह हो जाता है। तो इस तरीके से जब डीमैट अकाउंट खुल जाता है तो ऑर्डर प्लेस किया जाता है। एक इन्वेस्टर अपना ऑर्डर प्लेस करता है। ये ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है किसी ब्रोकर के पास ब्रोकर के पास ऑर्डर दिया जाता है पर्सनली, या फोन के या ईमेल के माध्यम से भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। जब ऑर्डर रख दिया जाता है तो एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ब्रोकर एग्जीक्यूट करता है ऑर्डर को, यानी कि बाई या सेल के अलावा कंप्यूटर में फीड करता है, और ये जो ऑनलाइन सिस्टम होता है उसमें ऑटोमेटिकली ऑर्डर चला जाता है। जैसे ही ऑर्डर मैचिंग की प्रोसेस होती है, मैचिंग होती है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ब्रोकर प्रिपेयर करता है कॉन्ट्रैक्ट नोट कि ऑर्डर जब हो जाता है एक्सक्यूट तो कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट एक जानकारी रहती है जिसमें लिखा होता है नाम, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, नेम ऑफ पार्टी, ब्रोकरेज, कमीशन कितना हुआ। कॉन्ट्रैक्ट नोट साइन किया जाता है ब्रोकर के पास और उसके पास भेज दिया जाता है जो ट्रेडर होता है, यानी कि जो इन्वेस्टर होता है। इसके बाद फाइनल स्टेप आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब है कि अब एक्चुअल में ट्रांसफर होंगी सिक्योरिटीज। तो जब ट्रांजैक्शन हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से तो वो इंफॉर्मेशन चली जाती है डिपोजिटरी के पास। डिपोजिटरी इसमें दिस इज द लास्ट स्टेज, इसमें शेयर ट्रांसफर कर देता है डीमैट अकाउंट में। अब ये दो तरीके से सेटलमेंट होता है, एक होता है ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, दूसरा होता है फॉरवर्ड सेटलमेंट। ऑन स्पॉट सेटलमेंट जो होता है इसका मतलब इमीडिएट सेटलमेंट होता है और इसका बेस रहता है T+2 रोलिंग सेटलमेंट। T+2 का मतलब रहता है कि प्रोसेसिंग में कुछ समय लगता है 2 दिन का, तो जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ +2 डेज लगेंगे और शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसमें जैसे मंडे को कोई ट्रांजेक्शन हुई तो मंडे में 2 दिन जुड़ जाएंगे और वेडनेसडे को कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो जाएगी। फॉरवर्ड सेटलमेंट, अगर ये सेटलमेंट फ्यूचर की किसी डेट पे होना है तो फॉरवर्ड सेटलमेंट कहलाता है, और फॉरवर्ड सेटलमेंट में आगे ये बढ़ सकता है, जैसे T+5 है तो 5 दिन बाद ट्रांसफर होगा, T+7 है तो 7 दिन बाद। जितने भी जो भी ट्रेड होता है इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज में उसका समय है 9:55 AM से शुरू होता है और 3:30 PM तक होता है, और मंडे टू फ्राइडे चलता है, सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। अब डिपोजिटरी सर्विसेज, हालांकि इनके बारे में बीच में हमने कुछ डिस्कस किया था, फिर से देख लेते हैं और क्लैरिटी हो जाएगी। डिपोजिटरी सर्विस वो सर्विस होती है जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है होल्डिंग द सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, के हमारी जो सिक्योरिटीज हैं वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होल्ड हो जाती हैं। ओनरशिप इन शेयर्स टेक प्लेस बाय मींस ऑफ ए बुक एंट्री, ओनरशिप केवल एक बुक एंट्री के माध्यम से हो जाती है और फिजिकल मूवमेंट ऑफ शेयर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको ऐसे समझें जैसे पुराने समय में लोगों को सैलरी मिलती थी कि उनका मालिक पैसे देता था, वो सैलरी घर लेके आते थे। अभी क्या होता है कि अब जब हम ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं तो बैंक अकाउंट खुलवाने से क्या हुआ है कि हमारा जो ओनर है, एम्प्लॉयर है, वो हमको कैश में नहीं देता है, उस ओनर का भी बैंक रहता है, अकाउंट रहता है बैंक के पास, हमारा भी अकाउंट रहता है बैंक के पास। बस ओनर बैंक के पास इंफॉर्मेशन भेजता है कि मुझे इस पर्सन को इतने रुपए देना है और बैंक के पास जानकारी आ जाती है, बैंक इसके अकाउंट में से निकालता है पैसे, हमारे अकाउंट में डाल देता है, हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक वही काम डिपोजिटरी सर्विसेज करती है कि जो डिपोजिटरी होती है उसके पास स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन भेज देता है कि इस पर्सन ने हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतने शेयर खरीदे हैं या इस पर्सन ने इतने बेचे हैं, और जानकारी डिपोजिटरी के पास आ जाती है। डिपोजिटरी जिसने बेचा है उसके अकाउंट में से इतने शेयर निकालता है और उसके अकाउंट में जिसने खरीदा उसके अकाउंट में डाल देता है, और ये सब केवल बुक एंट्री होती है इनके पास में। एक्चुअल में कहीं पे कुछ शेयर लाए या ले जाए नहीं जाते हैं, बस ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है। डिपोजिटरी क्या है? डिपोजिटरी एक इंस्टीट्यूशन है जो ये काम करती है, ये शेयर्स को जो हेल्ड करती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इंडिया में 2 डिपोजिटरी, NSD है और CDSL। नेक्स्ट है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। अब जो डीपी रहता है, जैसे जो ब्रोकर रहता है वो किसी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है, ऐसे ही जो डीपी रहता है ये मेंबर रहता है डिपोजिटरी का। डीपी एक एजेंट होता है डिपोजिटरी का, ये फंक्शन करता है, काम करता है एक मीडिएटर की भांति इन्वेस्टर और डिपोजिटरी के बीच में। इन प्रैक्टिस में एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग जो शेयर में ट्रेडिंग करते हैं अगर, तो हम जिनके पास जाते हैं, जिन संस्थाओं के पास,
उन्होंने मेंबरशिप ले रखी होती है किसी स्टॉक एक्सचेंज की भी और किसी डिपॉजिटरी की भी, मतलब दोनों की मेंबरशिप ले लेते हैं। इसलिए हमें इन प्रैक्टिस जब हम काम करते हैं तो हमको कई दफे पता ही नहीं चलता है कि डीपी और ब्रोकर अलग अलग हैं, क्योंकि एक ही संस्था डीपी भी होती है और ब्रोकर भी होती है, तो हमारे दोनों काम वहीं हो जाते हैं, हम ऑर्डर भी वहीं देते हैं और हमारा डीमेट अकाउंट भी वहीं पे खुल जाता है। अब डीमेट अकाउंट क्या है? डीमेट अकाउंट एक अकाउंट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योरिटीज हेल्ड होती हैं। डीमेटलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कन्वर्ट किया जाता है शेयर सर्टिफिकेट के फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और इस पर्पज के लिए जो अकाउंट खुलवाया जाता है उसको कहते हैं डीमेट अकाउंट। नेक्स्ट अब जो सेकेंडरी मार्केट है, तो सेकेंडरी मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। तो सेबी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी यानी कि नियामक संस्था है जो रेगुलेट करती है, यानी कि नियमन करती है, नियम बनाती है इंडियन कैपिटल मार्केट के लिए। इसको सेटअप किया गया था 12 अप्रैल 1988 को। ओरिजिनल जब सेबी बना था शुरू में तो 12 अप्रैल 1988 को इसको फॉर्म किया गया था ताकि ये रेगुलेट करे सिक्योरिटीज मार्केट्स के फंक्शन को। लेकिन उस समय इसके पास जो पावर थी वो कम थी। इसको ज़्यादा पावर देने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए ग्रांट किया गया स्टैट्यूटरी स्टेटस 30 जनवरी 1992 को एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से। इसी क्रम में सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, वैधानिक संस्था। वैधानिक निकाय जब कोई संस्था बन जाती है तो उसके अपने विधान के अनुसार, जिस विधान के अनुसार वो बनती है उस विधान के अनुसार उसके नियम तय हो जाते हैं और इसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो सेबी की भी शक्तियां बढ़ाने के लिए 12 अप्रैल 1992 को सेबी एक्ट 1992 के माध्यम से इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी डिक्लेयर किया गया। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अलावा इसके रीजनल ऑफिसेज हैं दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में और अहमदाबाद में। इसके अलावा कुछ इसके लोकल रीजनल ऑफिसेज हैं जो इंडिया के ज़्यादातर बड़े शहरों में हैं। सेबी की पावर्स क्या हैं, शक्तियां क्या हैं सेबी के पास? इसके पास 3 तरह की पावर हैं। सबसे पहला क्वेसी जुडिशियल पावर। क्वेसी जुडिशियल में सेबी कंडक्ट करता है हियरिंग और रूलिंग पास करता है कोई भी ऐसा केस जो अनएथिकल हो या फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हो, जो कि स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट से रिलेटेड हो। ये इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और रिलायबिलिटी कि कैपिटल मार्केट में ये सब मेरिट्स बनी रहें, ये सब जो फीचर्स हैं वो बनी रहें। इसके लिए ये रूलिंग पास करता है सेबी एज ए क्वेसी जुडिशियल बॉडी। क्वेसी लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लेजिस्लेशंस बनाना, तो यहाँ पे इनको क्वेसी लेजिस्लेटिव पावर है सेबी को। सेबी ड्राफ्ट करता है इस पावर के तहत रूल्स और रेगुलेशंस जिससे प्रोटेक्शन दे सके इन्वेस्टर्स को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे कई सारे रेगुलेशन देता है, जैसे एक सेबी का रेगुलेशन है LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इसके तहत इसने तय किया है कि जब कोई कंपनी लिस्टिंग कराएगी अपनी सिक्योरिटीज का तो उसके कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे और उसके कुछ डिस्क्लोज करने होंगे। डिस्क्लोजर मतलब कुछ उसको इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्लियर करनी होंगी, ओपन करनी होंगी। इट एम्स, इसका जो उद्देश्य है कंसोलिडेट करना और स्ट्रीमलाइन करना प्रोविजंस ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्टिंग एग्रीमेंट्स फॉर सेवरल सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट लाइक इक्विटी शेयर, जैसे इक्विटी शेयर्स या इसी तरह के जो बाकी सेगमेंट्स हैं। नेक्स्ट है क्वेसी एग्जीक्यूटिव। क्वेसी एग्जीक्यूटिव के तहत जैसे हमने देखा कि लेजिस्लेटिव में एक तरह से रूल, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून बनाना, तो लेजिस्लेटिव क्वेसी लेजिस्लेटिव के तहत ये रूल और रेगुलेशन ड्राफ्ट करता है। हमने देखा क्वेसी जुडिशियल, तो जुडिशियल जैसे जुडिशरी की पावर होती है आदेश देना, तो ये इसको अर्ध न्यायिक शक्ति प्राप्त है, तो उसके तहत ये कुछ रूलिंग्स प्रोवाइड कराता है, आदेश देता है। और एग्जीक्यूटिव के तहत, एग्जीक्यूटिव होता है मतलब सरकार, जो डायरेक्ट सरकार अपने रूल्स रेगुलेशन बना देती है, तो वैसा भी ये इसको अर्ध एग्जीक्यूटिव पावर भी है। उसके तहत ये ऑथराइज है कि ये केस फाइल कर सकता है किसी के विरुद्ध जो रूल्स और रेगुलेशंस को वायलेट करता हो। इसको एम्पावरमेंट है, शक्ति है कि इंस्पेक्ट कर सकता है अकाउंट्स को, बुक्स को और अदर डॉक्यूमेंट्स को जिनको ये समझता है कि इनका ऑडिट करना या इनको चेक करना, इंस्पेक्ट करना आवश्यक है।
सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेशन करना, नियमन करना, प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना उनकी, प्रिवेंट ट्रेडिंग मेल प्रैक्टिसेस, बाजार में जो मल प्रैक्टिस होती है यानी कि जो प्रैक्टिस अनुचित होती हैं जिनसे लॉस हो सकता है इन्वेस्टर्स का, उन पर रोक लगाना, डेवलप ए कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, आचार संहिता बनाना कि जितने भी जो इंटरमीडियरीज हैं मार्केट के उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, टू एंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज, ये सुनिश्चित करना कि जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे ब्रोकर्स हैं वो सब उचित प्रैक्टिस अपनाएं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सेबी। तो जो सेबी के फंक्शंस हैं वो भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आते हैं प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो भी फ्रॉड या अनुचित ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रोहिबिट करना, उन पे रोक लगाना, प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब किसी कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग अनुचित तरीके से किसी कंपनी के अधिकारी या उस कंपनी के अधिकारियों के जो संबंधी हैं, परिवारीजन हैं, उनके द्वारा की जाए। वो कैसे होती है कि जैसे मान लो कंपनी के जो ऑफिशियल रहते हैं उनको तो कंपनी की अंदर की जानकारियों के बारे में पता चल जाता है पहले ही, जो जानकारी मार्केट में बाद में पहुंचेंगी, तो इनको पहले ही पता चल जाता है। तो उसका फायदा उठा करके अगर इनको लगता है कि किसी जानकारी का जब मार्केट में वो जानकारी पहुंचेगी तो शेयर की कीमत बढ़ जाएगी, तो ये पहले कम कीमतों पे ज्यादा शेयर खरीद लेते हैं। जब वो जानकारी मार्केट में पहुंचती है तो शेयर की कीमत बढ़ती है अचानक, उस समय पे ये उन शेयर्स को बेच देते हैं और इस तरह से अनुचित तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस पर रोक लगाना। एजुकेट इन्वेस्टर्स को एजुकेशन देना ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट स्वयं कर सकें। प्रमोट करना फेयर प्रैक्टिस और कोड ऑफ कंडक्ट को प्रमोट करना। इशू करना टाइमली गाइडलाइन और क्लैरिफिकेशन समय समय पे जारी करना ताकि जो इन्वेस्टर्स के हित हैं, इंटरेस्ट हैं, वो प्रोटेक्ट रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट में मार्केट के डेवलपमेंट की बात आती है। इसमें ये प्रमोट करते हैं ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरी, जो इंटरमीडियरीज हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। परमिट इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स, रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ इशू को रिड्यूस करना। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs का रजिस्ट्रेशन कराना। FII होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, जो होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जब वो इन्वेस्ट करते हैं इंडियन मार्केट में तो उनको FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है। अलाउ प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर जो डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स को अलाउ करना ताकि वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से यूनिट्स खरीद सकें और म्यूचुअल फंड के माध्यम से मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो सके। रजिस्टर करना डिवेंचर ट्रस्टीज को, जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनके हितों की सुरक्षा के लिए डिवेंचर ट्रस्टीज का रजिस्ट्रेशन करना। इसके अलावा रेगुलेटरी फंक्शंस, नियामक कार्य। रेगुलेटरी फंक्शंस के तहत ये रजिस्टर करता है और रेगुलेट करता है वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड, रेगुलेट करता है टेकिंग ओवर ऑफ कंपनीज को, इंक्वायर करना और ऑडिट करना स्टॉक एक्सचेंजेस का, रजिस्टर करना और रेगुलेट करना वर्किंग ऑफ ब्रोकर्स, रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस, नोटिफाई करना रूल्स और रेगुलेशंस और कोड ऑफ कंडक्ट, फी फिक्स करना या दूसरे चार्जेज, कैरिंग आउट द पर्पजेज ऑफ द एक्ट के जो पर्पजेज हैं उनको पूरा करने के लिए। तो इस तरह इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश की उन सारे टॉपिक्स को टच करने की जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हैं और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, वो लगभग सारे टॉपिक इसमें कवर हुए हैं। फिर भी अगर कोई टॉपिक बचा है तो आने वाली क्लासेस में वो अन्य टॉपिक्स के माध्यम से वो भी पूरे हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।